नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे थे और आदि मानव का विकास पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग प्रस्तर युग को हेडिंग डाले थे। आज वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। प्रस्तर युग में हम लोग साक्ष के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को समझे थे। आज हम लोग पाषाण के आधार पर वर्गीकरण समझेंगे। थोड़ा सा लिखिए इसको, तब अच्छा रहेगा। लिखिएगा, पाषाण के आधार पर वर्गीकरण। मतलब काल को हम लोग पाषाण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। देखिएगा इसमें कैसे करते हैं। इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। एक लिखिएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक लिखिएगा मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। देखिए, आपको इसको इंग्लिश भी याद होना चाहिए। इसको पूरा को पैलियो बोलते हैं और पाषाण को लिथिक बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक एज या पीरियड बोल सकते हैं। और मध्य को बोलते हैं मेसो, तो मेसोलिथिक एज, इंग्लिश में नाम ही सब हो गया। और नव को बोलते हैं नियो, तो नियोलिथिक एज। अब देखिए, इसका टाइमिंग जो है अलग अलग है, तो एक मोटा मोटी याद रखिएगा, पूरा फिक्स नहीं है। इसको हम लोग 5 लाख BC से 10,000 BC मानते हैं। और इसको हम लोग 10,000 BC से 8,000 BC लेके चलेंगे। और 8,000 से 6,000 BC इसको लेके चलिएगा। एक मोटा मोटी ये काल हो गया। आप इसको याद भी रख सकते हैं। कभी कभी दे सकता है कि नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं, तो नियोलिथिक बोलते हैं। इसको ऐसे माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, इसको भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड किया अध्ययन के लिए। काहे कि अलग अलग काल में अलग अलग विशेषता था। समझ रहे हैं ना? 80,000 लिखा गया। कहाँ 80,000 है ये? अच्छा चलिए ठीक है, 80,000 ठीक है। तो अलग अलग काल में अलग अलग विशेषता है। इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। एक लिखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल, एक लिखिएगा मध्य पूरा पाषाण काल, और एक लिखिएगा उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, इसको इंग्लिश है लोअर पैलियोलिथिक एज, और इसको मेसो पैलियोलिथिक एज बोलिएगा, अपर पैलियोलिथिक एज बोलिएगा। अब इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 5 लाख BC से 50,000 BC, और ये है 50,000 से 40,000, और ये जो है से 40,000 से 10,000। तो एक ये मोटा मोटी
डेट है, एक बार थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया पाषाण के आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, मेसोलिथिक पढ़ेंगे और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। तो देखिए पूरा पाषाण काल में सबसे पहले हम लोग को ये तीनों कंप्लीट करना है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में क्या क्या विशेषता था, कैसे यहाँ पर मानव जीवन था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मोटा मोटी बताते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान, एक मोटा मोटी याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में इंसान जो था से आखेटक और खाद्य संग्रहक जीवन जीता था। आखेटक मतलब शिकार केवल करता था और भोजन को संग्रह करता था, समझ रहे हैं। तो इसमें आप मोटा मोटी याद रखिएगा, इसमें शिकार खेलना और भोजन को एकत्रित करना यहाँ पर व्यवस्था था। किस काल में भाई? पूरा पाषाण काल में। आगे लिखेंगे ऐसे। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा मानव और डेवलप हुआ, यहाँ पर पशुपालन का शुरुआत करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि खाली शिकार खेल रहा था, भोजन एकत्रित कर रहा था, यहाँ पर पशुपालन के साथ मिलने लगता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नव पाषाण काल इसलिए बोला गया कि एक नया क्रांति यहाँ पर हो गया जिसमें आप देखिएगा कि कृषि का प्रयोग यहाँ पर, मतलब कृषि कार्य शुरुआत हो जाएगा। आप सोचिए सही, अगर कृषि कार्य का शुरुआत हो जाएगा तो कृषि कार्य का शुरुआत होगा तो बड़े स्तर पर पशुपालन यहाँ पर हो जाएगा। और एक अस्थाई निवास भी, लोग जैसे कृषि आप कर रहे हैं तो एक यहाँ अस्थाई रूप से रहना भी तो होगा, तो अस्थाई घर बनने लगेगा, मतलब वहाँ पर झोपड़ा झोपड़ी का बनना शुरू हो जाता है। अब बताइए कृषि के लिए अनाज उत्पन्न होगा तो उसको रखने के लिए मृदभांड भी आ जाएगा, तो मृदभांड का भी यहाँ पर विकास होगा। मृदभांड कैसे बनेगा? चाक से बनेगा, तो यहाँ पर चाक का भी आविष्कार हो जाएगा। तो सब एक जुटा हुआ। अगर कृषि आपको याद है तब आप इसी समझिए कि उससे फसल को उत्पादन हो तो उसको रखने के लिए कोई बटुआ या थैली चाहिए, तो लोग मृदभांड, चुक्का ढकनी बनाना शुरू कर दिया। तो इससे पहले उसको चाक भी बनाना होगा, तो चाक बना, मृदभांड बना। इस तरह से एक मोटा मोटी आप याद रखिए, इसमें सब ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ही मोटा मोटी बता रहे हैं। तो अब समझिए निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जब हम लोग इस तीनों को पढ़ लेंगे तो ये तीनों विशेषता किसका होगा? पूरा पाषाण काल का होगा। तो अब इसके बाद हम लोग वही हेडिंग डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बड़ा अच्छा चीज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ ले। पाषाण काल पर, पाषाण काल में क्या इसको लिखेगा? पाषाण काल में कुछ पर लिखे, कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार का योगदान। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है कि पाषाण काल पर कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार इसका योगदान दिए हैं पाषाण उपकरण खोजने में। तो उसी बारे में है कि पाषाण काल पर कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार का योगदान, कि क्या क्या योगदान दिए हैं। और तो साइलेंट कर दो। 1842, एक हेडिंग डालिएगा 1842। देखिएगा इसमें लिखिएगा कि डॉक्टर प्राइमरोज ने सर्वप्रथम कर्नाटक के रायचूर में कुछ पाषाण उपकरण
की खोज किए थे। देखिए, एक डॉक्टर प्राइमरोज हैं जो कर्नाटक के रायचूर में कुछ पाषाण उपकरण खोजे थे। तो इनका पाषाण काल में एक समझे कि महत्वपूर्ण योगदान रहा कि भाई कर्नाटक के रायचूर में कुछ पाषाण उपकरण खोजे। इसमें कुछ क्या उपकरण खोजे भाई थे? तो पाषाण उपकरण, तो पाषाण उपकरण में ये छुरा और हथियार खोजे थे। मतलब पाषाण का मतलब पत्थर का छुरा और हथियार खोजे थे। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को, क्योंकि सर्वप्रथम एक कर्नाटक है रायचूर वाला क्षेत्र में पाषाण उपकरण खोजे थे। अब इसके बाद है 1853। ये छोटे छोटे डेट एक बार पढ़े रहेगा तो आ जाएगा, तो बन जाएगा। जॉन इवांस महोदय ने एमपी के नर्मदा घाटी के टी नरसिंहपुर में पाषाण उपकरण खोजे। तो पाषाण काल में इनका भी योगदान था, जॉन इवांस महोदय का। ये नर्मदा घाटी के टी नरसिंहपुर में कुछ पाषाण उपकरण खोजे। तो एक बार आप ऐसे खाली पढ़ ले रहेगा तो बन जाएगा कि पाषाण काल में किनका योगदान रहा है। तो जॉन इवांस महोदय प्राइमरोज का। एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें ना VVI है, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आप वो सब छोड़ दीजिए, अगर इसको ना पढ़ें तो कुछ नहीं पढ़ें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1863 में एक लिखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने चेन्नई के पलवरम में हैंडेक्स उपकरण की खोज किए। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय जो हैं से चेन्नई के पलवरम में हैंडेक्स उपकरण की खोज किए थे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तब बताइए, ये पाषाण काल से जुड़े हुए थे, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट, नाम थोड़ा सा अंग्रेज है ये। तो ये पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता लिख सकते हैं, तथा ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे से पुरातत्ववेत्ता और ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। तो ये वाला याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद आते हैं 1884। ये छोटे छोटे चीज़ है, आपको याद रखना है कि पाषाण पर कौन कौन काम किए हैं। लिखिएगा, विलियम किंग महोदय द्वारा अति पलवरम क्षेत्र में पाषाण उपकरण खोजा गया। क्षेत्र में पाषाण उपकरण खोजा गया था। तो विलियम किंग महोदय का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। विलियम किंग महोदय द्वारा अति पर्वरम क्षेत्र में पाषाण उपकरण खोजा गया था। एक लिखिएगा 1950 लास्ट है। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने लिखिएगा प्री हिस्ट्रिक इंडिया में पाषाण उपकरण की चर्चा किए हैं। तो इतना पॉइंट था। ये भी एक बुक था, इसी में पाषाण उपकरण के बारे में चर्चा किए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या थे भाई? तो ये चेन्नई के पलवरम में हैंड एक्स का खोज किए थे और ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता था। ये तो एकदम याद रखना। एक प्राइमरोज को भी याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है, तो प्राइमरोज को माना जाता है। अब हम लोग पाषाण काल को शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए, पूरा पाषाण काल। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, या इसी को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। और ये जो है से 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। अब देखिए, इसको हम लोग देखें कि 3 भाग में बांटे हैं। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। एक है मध्य पूरा पाषाण काल और एक है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। इसका टाइम अगर लिखिएगा तो लिख सकते हैं 5 लाख BC से 50,000 BC। और ये 50,000 BC से ये आप देखिएगा 40,000 BC तक। और ये 40,000
से 10,000 BC तक, ये 10,000 आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या घटना था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो एक हम लोग का बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे करते इसको 3 भाग में हम लोग बांट लेते हैं। आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा तो पढ़ने में अच्छा रहेगा कि इसमें कौन सी घटना घटा है, इसमें कौन सी घटना किया है। देखिए सबसे पहले इसका मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता कि निम्न पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या था, कि इसमें मुख्य विशेषता क्या था। तो ये अभी हम लोग देखे थे कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल था। इसका मुख्य विशेषता ये है कि ये वाला जो निम्न पूरा पाषाण काल है, आखेटक मतलब होता है हंटर करना, मतलब शिकार करना, और उसको खाद्य को मतलब कि भोजन को जमा करके रखना चाहिए 2-3 दिन के बाद खाना। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक काल था, मतलब यहाँ पर शिकार करना समझिए कि वहाँ पर मनोरंजन का साधन था। अब इसमें मुख्य विशेषता क्या है थोड़ा समझिएगा। इसमें जो विशेषता है, मुख्य विशेषता, कुत्ता को पालतू बनाना। सर्वप्रथम यहाँ पर कुत्ता को पालतू बनाया जाता है। तो ऐसे पूछे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया था, तो कुत्ता को। तो कुत्ता को पालतू बनाना। अब इसमें मुख्य विशेषता ये है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, मुख्य विशेषता इसमें आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। आधुनिक पढ़े हम लोग, मानव होमो सैपियंस का उदय। ऐसे और विशेषता है लेकिन सबको लिखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय लगभग 40 से 10,000 के बीच में। जैसे लुसेंट पढ़ते हो तो वहाँ पर दिया हुआ है कि लगभग 40 से 30,000 के बीच में होमोसेपियंस का उदय हुआ था। अच्छा, इसमें और मुख्य विशेषता में लिख सकते हैं कि यहाँ पर आग का खोज हो गया था। दूसरा विशेषता है कि यहाँ पर आग का खोज हुआ था। अब देखिए यहाँ पर तो एक ही विशेषता है, अभी भी यहाँ भी आखेटक और खाद्य संग्राहक काल यहाँ भी है, अभी यहाँ भी है। मतलब ये आखेटक और खाद्य संग्राहक काल जो रहेगा से इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट देखिए, इसमें और कुछ विशेषता क्या है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का तो विकास हो गया, और यहाँ पर देखिएगा तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, लिख सकते हैं चित्रकारी तथा नक्काशी का शुरुआत। यहाँ पर चित्रकारी मतलब चित्रकला भी शुरू हो गया था, और देखिएगा नक्काशी का भी शुरुआत हो गया था। मतलब यहाँ पर देखिएगा भीम बेटिका, ये पूछा हुआ प्रश्न है, भीम बेटिका में चित्रकला की शुरुआत। तो जो भीम बेटिका में जो चित्रकला बनता है से इसी टाइम पीरियड में बनता है। तो चित्रकला नक्काशी का भी यहाँ पर शुरुआत हो चुका है। और तो और देखिएगा यहाँ पर हिम युग की समाप्ति हो गया था। पूरा हिम युग मतलब वैसे कहते हैं जहाँ पर पर्वत पठार पूरा
बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो हिम युग की समाप्ति हो गया था। और यहाँ पर विशेषता में लिख सकते हैं कि हिम युग का काल था, हिम युग का काल था। यहाँ पर अभी हिम युग था, पर्वत पठार तम बर्फ से ढका हुआ था। यहाँ भी हिम युग था, हिम युग का काल था। अब समझिएगा, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल में और उच्च मध्य पूरा पाषाण काल में और उच्च पूरा पाषाण काल में अलग अलग पत्थर का भी लोग यूज करता था। तो देखिए, यहाँ पर जो पत्थर जो यूज लोग करता था, यहाँ पर जो पत्थर जो यूज करता था मानव, उसका नाम था क्वार्टजाइट। आप याद रखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन पत्थर यूज होता था, तो क्वार्टजाइट होता था। और यहाँ पर जो पत्थर था, तो ये पत्थर तो प्रचलित है, ये था क्वार्टजाइट भी था, लेकिन इसके जगह पर और चीज़ आ गया था। जैसे देखिएगा, चंट आ गया था, फिलंट आ गया था, और क्वार्टजाइट भी था। जैसे अब छोड़ देगा थोड़ी, अब यूज हो रहा है तो नया आ गया तो थोड़ी छोड़ देगा। चट, फिलंट, क्वार्टजाइट, यहाँ पर चट, फिलंट, क्वार्टजाइट पत्थर का यूज होने लगा था। और यहाँ पर जो पत्थर जो था से ब्लेड पत्थर का यूज हो रहा था, ब्लेड पत्थर। तो देखिए, क्वार्टजाइट यहाँ भी था, क्वार्टजाइट यहाँ भी था, क्वार्टजाइट यहाँ भी प्रयोग होने लगा था। एक मिनट, हाँ, तो क्वार्टजाइट यहाँ पर क्वार्टजाइट था, यहाँ पर चंड, फिलंट, क्वार्टजाइट था, यहाँ पर ब्लेड था। अब देखिए, यहाँ पर हथियार समझिएगा कि कौन हथियार, जैसे तो पत्थर हो गया, तो यहाँ पर हथियार के रूप में क्या प्रयोग करते हैं समझिएगा। बच्चा लोग मुस्कुरा रहा है। हथियार के रूप में क्या प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखिएगा हैंडिक्स, चॉपर, चॉपिंग, बिदारनी, ये हथियार था। हैंडिक्स था, चॉपर था, चॉपिंग था, बिदारनी था। और यहाँ पर जो हथियार था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर खुरचनी था, खुरचनी, तछनी और बेधनी था। ये हथियार का नाम है खुरचनी, तरछनी, बेधनी, चॉपर, चॉपिंग, बिदारनी। और यहाँ पर जो हथियार था, देखिए चेंज हो जाता है। ये सब हथियार तो रहबे करता है, लेकिन यहाँ पर ब्लेड आ जाता है। बड़ा नोकीला वाला। देखिए, अब देखिए, ये हैंडिक्स कैसा था भाई, तो इस तरह से हैंडिक्स हुआ करता था। ये था हैंडिक्स। चॉपर जो था से एक तरफ ऐसे धार था, इसको बोलते हैं चॉपर। जब दोनों तरफ धार हो जाएगा तो इसको चॉपिंग बोलते थे। और एक था बिदारनी, तब बिदारनी इस तरह से होता था। तो ये हैंडिक्स है, ये चॉपर है, ये चॉपिंग है और ये बिदारनी है। खुरचनी इस तरह से होता था, जैसे अभी भी मछली हम लोग जब इसको रगड़ते हैं सल को, तो ऐसा रहता है, तो इसे रगड़ देते थे। तछनी इस तरह से होता था, जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, तो इस तरह से तछनी होता था। बेधनी ये 3D में होता था। यहाँ पर ब्लेड हुआ करता था। तो इस तरह से हम लोग देखें, खुरचनी ये है, ये बेधनी हो गया, ये तछनी हो गया, ठीक है ना। और हथियार वहाँ पर ब्लेड था। अब देखिए, इसको निम्न पूरा पाषाण काल को भी अन्य नाम है, थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं, खत्म हो जाएगा ये अन्य नाम। यहाँ पर देखिए, चॉपर, चॉपिंग हथियार प्रयोग होता था, इसलिए इसको चॉपर चॉपिंग सभ्यता भी बोलते हैं। तो चॉपर, चॉपिंग
संस्कृति, अगर कहे कि चौपर चौपिंग संस्कृति किससे संबंधित है तो पूरा पाषाण काल मारिए या निम्न पूरा पाषाण काल मारिए। यहाँ पर इसको हैंडेक्स भी बोलते हैं, हैंडेक्स संस्कृति भी बोलते हैं, काहे कि यहाँ पर हैंडेक्स का हथियार हो रहा था प्रयोग। और ये हैंडेक्स हम लोग देखें मद्रास में मिला था, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति भी बोलते हैं, मद्रास संस्कृति भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम है, लिखते जाइए। और तो और यहाँ पर आप देखिएगा इसको कोर संस्कृति भी बोलते हैं, काहे कि पत्थर के कोर का हथियार बनता था, इसलिए कोर संस्कृति भी बोलते हैं। इसको पेबुल संस्कृति भी बोला जाता है या सोहन संस्कृति बोला जाता है। आगे पढ़े समझ जाएंगे कि सोहन संस्कृति क्यों बोलते हैं। तो इसका अन्य नाम है चौपर चौपिंग संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति, मद्रास संस्कृति, कोर संस्कृति, पेबुल संस्कृति, सोहन संस्कृति। और इसका अन्य नाम क्या है, थोड़ा इसको भी लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो अन्य नाम इसका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फलक संस्कृति, फलक संस्कृति। ये समझ में आ जाएगा क्या होता है। और इसको हम लोग अन्य नाम होता है ब्लेड संस्कृति, इसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति। कहीं यहाँ पर ब्लेड हथियार के रूप में ब्लेड का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था। आप देख रहे हैं आधुनिक ब्लेड जो होता है वैसा ही था, ये भी पत्थर का बना हुआ था। लेकिन अब समझिए कि ये कोर पेबुल ये सब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, तब पत्थर को पेबुल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये खड़ा खड़ा पत्थर का प्रयोग होता था और इसी से ऐसे काट छाट के, जैसे इसको से अगर कोर निकालिएगा तो एक ऐसा कोर निकलेगा, देख रहे हैं ना। तो ऐसे हथियार बनता था, इसलिए इसको कोर संस्कृति बोलते थे। और जो बच जाता था ये वाला मेन, इसको बोलते थे फलक। तब फलक संस्कृति यहाँ पर ज़्यादा यूज होने लगा और अन्य संस्कृति में इसको ब्लेड संस्कृति कहते हैं। अब इसमें आपको कहिए कि सर इतना चीज़ क्या क्या याद रखना है, तो आपको एक बार सब चीज़ पढ़ना है। अगर ऐसे सवाल पूछे कि फलक संस्कृति किसको बोलते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल को बोलते हैं। ब्लेड संस्कृति किसको बोलते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है तो सीधे ये रहेगा पूरा पाषाण काल। अब इससे संबंधित कुछ स्थल है, अब हम लोग स्थल के बारे में भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा। देखिए महत्वपूर्ण स्थल, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जहाँ जहाँ से उपकरण मिला है उनसे संबंधित स्थल। तो देखिए पंजाब का सोहन घाटी, ये किससे संबंधित है भाई, तो निम्न पूरा पाषाण काल से। पंजाब के सोहन नदी है, सोहन नदी घाटी, वहाँ से भी उपकरण मिला था, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। कश्मीर के पोतवार की पठार, यहाँ से ये संस्कृति का कुछ स्थल मिला है। लिंदार नदी घाटी का पहलगांव, तो पहलगांव से भी स्थल मिला है। और राजस्थान के भीलवाड़ा नहीं सर डिडवाना से भी साक्ष्य मिला है। ये निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल खोजा गया है कि राजस्थान का डिडवाना से निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल मिला है। और एक लिख लीजिए और बड़ा इम्पोर्टेंट हो भी, महाराष्ट्र का नेवासा,
या निवासा। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि, और एक और है यूपी के बेलन घाटी, बेलन घाटी, ये भी निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब इसमें 3 स्थल केवल फेमस है। एक है हथनौरा, हथनौरा, यहाँ पर मानव कंकाल मिला है, कंकाल का साक्ष्य। तो हथनौरा से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। एक है चिरकी और एक है निवासा। तो एक बार ऐसे पढ़ ले रहिएगा तो बन जाएगा कि हथनौरा किस काल से संबंधित है भाई, तो मध्य पूरा पाषाण काल से। यहाँ पर से क्या मिला है, तो मानव कंकाल मिला है। अब यहाँ पर स्थल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझिएगा न, उच्च पूरा पाषाण काल में जैसे यहाँ पर क्या था कि हिम युग का समाप्ति हो गया था, हिम युग का समाप्ति का काल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर हिम युग का समाप्ति हो गया। जो पर्वत, पठार, नदी जो बर्फ से ढका हुआ था, यहाँ पर पूरा सब खत्म हो जाता है। अब बताइए खत्म कब होगा, बड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हाई हुआ होगा तब तो खत्म होगा, बिना टेम्परेचर हाई के खत्म होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जब तापमान में ज़्यादा वृद्धि हुआ तो पूरा पर्वत पर जो ढका हुआ था हिम से सब पिघल कर ख़त्म हो गया। तो नए नए प्रजाति का यहाँ पर उदय हुआ, नए नए पौधा का विकास होगा, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में मतलब बदलाव हो जाएगा। गर्मी, बाढ़, सुखाड़ ये सब घटना शुरू हो जाता है और नए नए पौधा का विकास शुरू हो जाता है। एक नया काल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, उसको बोलेंगे मध्य पाषाण काल, जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। तब मोटा मोटी आप इतना याद रखिए कि निम्न पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे हैं, एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक उच्च पूरा पाषाण काल। इसको हम लोग नाम जरूर याद रखिएगा। इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी बोलते हैं, हैंडेक संस्कृति, मद्रास संस्कृति, कोर संस्कृति, पेबुल संस्कृति ऐसे बोलते हैं। इसको फलक संस्कृति बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ब्लेड संस्कृति। यहाँ पर हथियार के रूप में लोग बताएं अभी कि चॉपर, चॉपिंग, बिदारनी, हैंडेक्स, और यहाँ पर हथियार के रूप में अलग प्रयोग करने लगता है, जिसमें तछनी, बेधनी, खुरचनी देखे, और यहाँ पर ब्लेड था, तो इसको इसलिए ब्लेड संस्कृति कहते हैं। ओवरऑल जितना पॉइंट था सब लिख दिए, इसको 1-2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन 1-2 बार पढ़िएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा।